जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों हो सभी का स्वागत करता हूं आज क्लास में। और आज अपन बढ़ाते हैं कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं साथियों। और आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न होगा। हम यहां पर उन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं साथियों, उन प्रश्नों को दोहरा रहे हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं और बहुत बेहतरीन प्रश्न है। मेरा तो कहना है साथियों, इन प्रश्नों को आप बिल्कुल देखिएगा और आप पता लगाए कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आते हैं और कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो देखिएगा, अपना पहला प्रश्न है आज नया, यानी कि प्रश्न नंबर अपना 102 प्रश्न है साथियों। यानी कि अपन 101 प्रश्न हल कर चुके हैं। और ये प्रश्न है कि मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है। तो प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होगा ये दोहा किसका है। ये बिहारी का दोहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परत हरित दूती होई। ये सेकंड ग्रेड में साथियों पहला ही दोहा है। सेकंड ग्रेड में जो बिहारी के दोहे लिए गए उसमें पहला ही दोहा है। यहाँ पर बिहारी वंदना करता है साथियों। ये देखो, मेरी भव बाधा हरो नामक दोहा कवि वर बिहारी का है। अतः पूर्ण दोहा इस प्रकार है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे हरित दूती होई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे हरित दूती होई। ये बिहारी का दोहा है। और यहाँ पर साथियों भगवान श्री कृष्ण से वंदना की गई है कि मेरी संसार की जितनी भी बाधा हैं वो सब हर दो। तो हम भी बाधा करें, हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमें तो बस नौकरी लगा दे, ऐसी हम प्रार्थना करें। देखिए, यहाँ पर अपना तीसरा प्रश्न है, 130वां प्रश्न है साथियों। क्या है? ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त वास किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है। साथियों, जो ये प्रश्न है 103 भाषा भूषण किसका ग्रंथ है, ये प्रश्न आरपीएससी 2018 में प्रश्न आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में साथियों। और ये जो कहाँ एक और कहाँ आया है, ये यूजीसी नेट जुलाई 2019 में भी आया और आरपीएससी में भी आया। इसमें लिखा नहीं, मुझे याद है साथियों। तो रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि में कही। तो साथियों, ये तो आपको पता है कि जो भाषा भूषण है ये महाराजा जसवंत सिंह का है। और ये महाराजा जसवंत सिंह कौन थे? ये बीकानेर के राजा थे साथियों। आपको पता होगा, आपने जीके में पढ़ा होगा कि ये बीकानेर के राजा थे। कौन? जसवंत सिंह, जिनके द्वारा एक भाषा भूषण नामक ग्रंथ लिखा गया। और ये अलंकार से संबंधित ग्रंथ है साथियों। किसके संबंधित है? अलंकार से संबंधित ग्रंथ है प्रिय साथियों। अब इसका देखिए पूरा पढ़ लेते हैं अपन। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात रीतिकालीन कवि महाराजा जसवंत सिंह के विषय में कही है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश यानी कि बीकानेर नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे और भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इसकी प्रमुख कृतियाँ हैं सिद्धांत बोध है, अनुभव प्रकाश है, सिद्धांत सार है, अप्रोक्ष सिद्धांत है, आनंद विलास है, प्रबोध चंद्रोदय है। आप तो एक ही याद रखना, भाषा भूषण। क्या? भाषा भूषण। यदि आपने याद रख लिया प्रिय साथियों, तो यही ग्रंथ आता है इनका और कोई भी ग्रंथ नहीं आता है, कोई भी नहीं पूछता है। मतिराम की रचना है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार है, रसराज, ललित राम, सतसई अलंकार, पंचशिका, वृद्ध कौमुदी। ये भी याद रखना, रसराज और ललित कलाम, फूल मंजरी, ये मतिराम की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है। तो मतिराम की सभी रचना को आपको याद करना है मेरे प्रिय विद्यार्थी साथियों। अगला जो प्रश्न आता है अपना, देखिएगा, एलटी हिंदी 2018 में प्रश्न आया हुआ है। यह है, निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के संबंध में कहा है? क्या है? प्रश्न नंबर 100। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन ये किस कवि के विषय में है साथियों? तो मेरा तो मानना है साथियों कि ये तुलसीदास के विषय में होगा। बाकी हम इसका आंसर देखते हैं डी, यानी कि साथियों ये है ग्रंथ के विषय में कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ध्यान रखना, अपना आंसर क्या होगा? डी अपना सही आंसर होगा। अब इसका पूरा ही अपन वो देखते हैं साथियों। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका क्या है, इन्होंने कौन सा लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ये भी ध्यान रखना। रीतिकालीन कवि घराने के भाषा के संदर्भ में लिखा है। ये निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर ऐसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। तो आप ये उपयुक्त ये जो उक्ति है, ये जो पंक्ति है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही, याद रखना साथियों। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। प्रिय साथियों याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम इसी प्रकार की आ सकती है। देखिएगा अगला प्रश्न की बात करते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। CGI प्रवक्ता परीक्षा 2017 में प्रश्न आया और LT हिंदी 2018 में आया। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किसने किया। देखो प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, मैंने शायद इसी जो अभी पढ़ रहे हैं ना पुराने वर्षों के जो आए हुए पेपर है, इसमें शायद पहले या दूसरी जो क्लास थी उसमें साथियों समाज शक्ति और कल्पना शक्ति के विषय में मैंने कहा था कि आपको जहाँ पर भी समाज शक्ति और कल्पना शक्ति दिखाई देती है वहाँ पर प्रिय साथियों क्या लगाना है, आपको बिहारी लगाना है। और ये किसने कहा समाज शक्ति और कल्पना शक्ति? ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो दो चीज़ याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो कहा है और किसके विषय में कहा है, बिहारी के विषय में कहा है। यानी समाज शक्ति और कल्पना शक्ति में एक तो बिहारी का ध्यान रखना और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ध्यान रखना। तो अपना उत्तर क्या होगा, यहाँ पर बिहारी होगा साथियों। देखिएगा भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति सर्वाधिक उपयोग रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल ने किया। बिहारी 1719 दोहों का एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की, जबकि चिंतामणि तथा भूषण दोनों ही रीतिबद्ध कवि है और घनानंद रीति मुक्त कवि है। ये भी ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध तीन प्रकार के कवि हुए। किसमें, रीतिकाल को। और रीतिकाल को इन कवियों में विभाजित करने वाले का नाम है कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है साथियों। ये ध्यान देखो, ये आचार्य विश्वनाथ ने साथियों इनमें बिहारी की जो सतसई उसमें 719 दोहे माने हैं। वैसे साथियों इनके दोहे की संख्या मानी जाती है 713 दोहे। तो आपको याद रखना है प्रिय साथियों। अगला प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न है अपना आता है, किधर गया जी भाई, कहाँ भगता है तू, इधर आओ जी, इधर आओ जी, इधर आओ जी, इधर आओ जी। प्रश्न नंबर अपना है यह प्रश्न छठा। और छठा प्रश्न अपने से क्या पूछता है, ध्यान से देखिए। यूपी टीजीटी में प्रश्न आया हुआ है, यूपी टीजीटी में प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। सही जोड़ा पूछ रहा है। चिंतामणि काव्य प्रकाश ने लिखा है क्या, और मतीराम ने रस रहस्य लिखा है क्या, भूषण अंगदर्पण लिखा है क्या, रसलीन शिवा भाव ने लिखी है क्या। तो मेरे प्रिय साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर तो मेरे हिसाब से ये चिंतामणि ही काव्य प्रकाश है, क्योंकि अंग दर्पण तो इनका भूषण का हो नहीं सकता है, और रस रहस्य भी मतीराम का नहीं, और रसलीन का शिवा भावनी, ये शिवा भावनी तो भूषण का है साथी, ये मुझे पता है। रस रहस्य शायद किसका होगा, ये भिखारीदास का या फिर और कोई का है, और अंग दर्पण भी नहीं। अब देखे साथियों आगे दे रखा है, यानी कि यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, चिंतामणि अपना सही आंसर होगा मेरे हिसाब। बिल्कुल देखिएगा यहाँ पर आंसर की बात करते हैं साथियों, तो ए बिल्कुल सही आंसर है। मैंने कहा चिंतामणि सही है। अब यहाँ देखिए इन्हें पूरा दे रखा है। चिंतामणि का काव्य प्रकाश है, मतीराम का रस राज है साथियों, रस रहस्य नहीं है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। किसका है, रस रहस्य कुलपति मिश्र का है, ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद मतीराम ने रसराज लिखा, भूषण का शिवा भावनी, रसलीन का रस प्रबोध, कुलपति का रस रहस्य, और अंग दर्पण साथियों रसलीन का है, अंग दर्पण भी। रस प्रबोध भी रसलीन का है और अंग दर्पण भी किसका है, रसलीन का है। तो दोनों किसके हैं, रसलीन के साथियों। अगला प्रश्न अपना आता है सातवां प्रश्न, क्या पूछता है ध्यान से देखिए। ये भी यूपी टीजीटी में प्रश्न आया हुआ। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है, यानी रीतिकाल में सर्वाधिक कौन सा रस को प्रधानता रही है साथियों,
तो आपको पता है कि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। जितने भी कवि हैं उन कवियों ने क्या अपने आश्रित राजा सामंतों को खुश करने के लिए उनकी प्रशंसा में ही अपने काव्य लिखा है। तो यहाँ पर क्या रहेगी, श्रृंगार रस की प्रधानता रहेगी साथियों। देखिए ये अपना आता है, रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में रही है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने तो इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम क्या रखा, श्रृंगार काल रहा, क्योंकि इसमें क्या श्रृंगार रस की प्रधानता है। कोई भी कवि उठाकर देख लो, सब में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है रीतिकाल के। लगभग एक दो कवि दो पाँच कवि ऐसे होंगे, यानी कि लगभग मेरा मानना है साथियों 80% यानी और भी 80 नहीं 85% जो कवि है सभी ने साथियों श्रृंगार रस में अपनी रचना लिखी। केवल राजा को प्रसन्न करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य रहा। इस काल में रस रहस्य एवं उनके विविध अवयवों का निरूपण, नायक नायिका भेद एवं उनका वर्णन रहा है। लक्षण ग्रंथों की रचना होती रही। लक्षण ग्रंथ उसे कहा जाता है जिसमें नायक नायिका और रस से संबंधित ग्रंथ हो, अलंकार से संबंधित ग्रंथ हो, तो इसे ही साथियों क्या कहा जाता है, इसे ही लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी और विज्ञान गीता। देखिए साथियों यहाँ पर केशवदास की रचना नहीं, अनेकार्थ मंजरी, क्योंकि रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका ये जितनी भी रचना है सब किसकी है, आचार्य केशवदास की है। तो यहाँ पर अपना जो आंसर होगा क्या होगा, सी अपना सही आंसर होगा प्रिय साथियों। देखिएगा अब इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। ये देखिएगा अब ये पूरी दी गई रचना में अनेकार्थ मंत्री केशवदास की नहीं है, बल्कि ये नंददास की रचना है। और नंददास को अपन कहाँ पढ़ते हैं, नंददास को भक्ति काल में पढ़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं, भक्ति काल के अष्टचाप के जो कवि है उसमें हम नंददास को पढ़ते हैं। नंददास को भाषा का जड़िया भी कहा जाता है, ध्यान रखना, नंददास को भाषा का जड़िया भी कहा जाता है। और नंददास को की रचना है ये अनेकार्थ मंजरी। नंददास की अन्य रचनाएं में रस मंजरी है, 10 स्कंद भाषा, श्याम सगाई है, गोवर्धन लीला है, सुदामा चरित्र है, वीर्य मंजरी है, रूप मंजरी है, रुक्मणी मंगल है, रास पंचादाई। इसी रास पंचादाई के आधार पर इनको भाषा का जड़िया कहा जाता है। भंवरगीत है, सिद्धांत पंचादाई है, केशवदास की कृतियाँ रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रतन बावनी है, वीर सिंह देव चरित्र है और जहांगीर जस चंद्रिका, मुझे नाम नहीं आ रहा साथी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और नखशिख और छंदमाला। ये किसकी रचना है, ये किसकी है प्रिय साथियों, केशवदास की। कौन, रसिक, मैंने क्या याद करा है, मैंने याद करा रसिक, राम, कवि, रतन, वीर, विज्ञान, जहांगीर, नख, छंद, मैंने इसको याद करेगा क्या, ध्यान सुनिए, रसिक, राम, कवि, रतन, रसिक, राम, कवि, रतन, वीर, विज्ञान, जहांगीर, नखशिख, चंदमाला। ऐसे आप याद करेंगे तो आपके याद, फिर बोलता हूँ मैं कैसे, रसिक, राम, कवि, रतन, रसिक, राम, कवि, रतन, वीर, विज्ञान, जहांगीर, नखशिख, चंदमाला। ऐसे याद करेंगे तो आपको इनकी रचना याद हो जाएगी। केशवदास को किस वर्ग में रखा जा सकता है, अब देखिए रीति सिद्ध, पहला रीतिबद्ध, रीति मुक्त अथवा रीति सिद्ध अथवा स्वच्छंदवादी कवि। अब मेरे प्रिय साथियों ये यूपी टीजीटी 2016 में एग्जाम में प्रश्न आया, तो केशवदास को अपन कहाँ रखेंगे, तो केशवदास को रखेंगे अपन साथियों रीतिबद्ध, क्योंकि इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, अर्थात इन्होंने नायक नायिका भेद, अलंकार से संबंधित, रस से संबंधित इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, तो इनको रखेंगे हम रीतिबद्ध में। रीति मुक्त में नहीं रखेंगे साथियों, और रीति सिद्ध में भी नहीं रखेंगे साथियों। इसमें बिहारी आता है रीति सिद्ध में, और रीति मुक्त में तो सभी और भी कई कवि साथी जो रीति मुक्त में आते हैं। तो यहाँ क्या रखेगा, इसमें क्या रखेंगे अपन बी, यानी कि अपना आंसर क्या होगा, ए। देखिएगा दिए गए विकल्प के अनुसार केशवदास को रीतिबद्ध कवि वर्ग में रखना समीचीन है। डॉक्टर नगेन ने रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि केशवदास का जन्म माना है 1555 से 1617 को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा से अभिहित किया है और केशवदास को रीतिबद्ध श्रेणी में शीर्षक में रखा है। तो ध्यान रखें केशवदास को अपन रीतिबद्ध कवि में मानेंगे साथियों। अगला है शिवा भावनी के रचयिता कौन है, तो प्रिय साथियों शिवा भावनी के रचयिता आपने कौन है, भूषण है। कौन है,
भूषण, कवि भूषण ने शिवा भावनी, शिवराज भूषण, शिवा भावनी आदि ग्रंथ की रचना की है साथियों। क्योंकि ये इनके जो आश्रयदाता थे वो कौन कौन थे? छत्रपति शिवाजी एवं छत्रसाल बुंदेला इनके आश्रयदाता थे साथियों। तो यहाँ क्या आएगी? शिवा भावनी से रचना आएगा भूषण वीर रस के सी। शिवा भावनी के रचयिता रीतिकाल में वीर रस की कविता के एकमात्र कवि भूषण है। एकमात्र नहीं, कवि नहीं है साथियों। रीतिकाल में भूषण के साथ और भी है। कौन कौन से? भूषण है, सुदन है, लाल है और शायद एक द्विजदेव भी है साथियों। ये सब रीतिकाल में वीर रस की कविता लिख रहे थे। चित्रकूट के राजा सोलंकी ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्राप्त की। इनका शायद मूल नाम साथियों घनश्याम था। याद रखना क्या था? इनका मूल नाम घनश्याम था। और इनकी जो ये भूषण तो इनकी क्या उपाधि है? जो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी इनको कवि भूषण की उपाधि। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे, ये भूषण के विषय में लिखा है। क्या लिखा है? कि वे हिंदू जाति के क्या थे? प्रतिनिधित्व कवि थे। ये पंक्ति किसके बारे में कही? भूषण के बारे में कही। प्रिय साथियों ध्यान रखिएगा। इनकी प्रमुख रचना में शिवराज भूषण है, शिवा भावनी है, छत्रसाल है और दशक है। ये इनकी प्रमुख रचना है। शिवा भावनी, शिवराज भूषण, शिवा भावनी और छत्रसाल दशक साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। 111 प्रश्न आता है अपना, ध्यान से देखिए। 111 प्रश्न क्या पूछता है? निम्नलिखित कवियों का जीवन काल का सही आरोही क्रम में जमाइए। आरोही क्रम में मति भूषण बिहारी देव, मति भूषण बिहारी देव, ये तो एक ही है। न्या भूषण बिहारी, मतिराम बिहारी और देव है। न्या मतिराम भूषण बिहारी और देव है। अगला देखते हैं। तो अगला में अपना आता है बिहारी मतिराम भूषण और देव, और फिर बिहारी भूषण मतिराम और देव। तो इसका ये आया UPSCH असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है प्रिय साथियों। तो अब इनका डायरेक्ट उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या है? तो इनका उत्तर है डी, यानी कि बिहारी भूषण मतिराम और देव। पहला बिहारी, अब देखो यहाँ पर दे रखा, इनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप। बिहारी का जन्म हुआ 1595, तो भूषण का हुआ 1313 में, और मतिराम का 1617 में और देव का 1673 में। ध्यान रखना बिहारी आएगा 1595 बिहारी का जन्म हुआ, और भूषण का जो जन्म हुआ साथियों 1613 में हुआ, मतिराम का 1617 में हुआ और देव का हुआ 1673 में। तो इस प्रकार से इनको जमाइए साथियों। यह याद रखिएगा, इनका जन्म को आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो निश्चित रूप से आपको याद रखना है इनका। और यदि आप सेकंड ग्रेड की तरह कर रहे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो आपको ये पंक्तियाँ भी याद करनी है और आपको ये भी याद करना है साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचयिता कौन है? प्रश्न आया है क्या? राजस्थान कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2015 में प्रश्न आया है कि ललित ललाम, अभी पढ़ा है साथियों में, ललित ललाम, रस राज, ये अभी पढ़ा है अपन ने। तो एक साथ इसका देखते हैं। इसकी है मतिराम की रचना है साथियों ललित ललाम। किसकी है ये रचना? है ये मतिराम की है। अब देखिए इन्हें लिखा हुआ, इनको पूरा ही पढ़ते हैं आज। मतिराम के काव्य है फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचाशिका, व्रत, कौमुदी, लक्षण, श्रृंगार तथा साहित्य, सारे मतिराम की रचना है। केशवदास के काव्य ग्रंथ है। रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रतन बावनी है, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता है, जागीर जस चंद्रिका है और नक्षिक और छंदमाला है। ये छंदमाला एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है साथियों कि छंदमाला किसकी रचना है? तो आप ध्यान रखना नक्षिक किसकी रचना है? तो नक्षिक भी बिहारी केशवदास की रचना है। भिखारी के देखो, भिखारी जब पढ़ा था अपन ने साथियों, तो मैंने कहा था भिखारी की रचनाओं में एक आता है निर्णय। क्या आता है? नय आता है, ये अणय आता है और इसके ऊपर नय लगा होता है। तो ये देखना जिसकी रचना में नय आता है और रे हो तो वह किसकी है? भिखारीदास की रचना। पहला है नामकोश, जिस शब्द नाम भी कहते हैं। एक रस सारांश है, देखिए एक रस सारांश है, ये भी ध्यान रखना। न्या देखा, अब देखा छंदा अरवण पिंगल, न्या देखो ने इर्णय ने ऊपर ने आ रहा है, यह काव्य निर्णय आ रहा है, यह श्रृंगार निर्णय आ रहा है। तो तीन तो इसे याद रखना। मैंने ऐसे याद किया था जब मैं पढ़ा था कि भिखारी का नाम आते ही सोचना कि मैं ऐसे सोचता कि इनके तीन रचनाओं में तो निर्णय लगा है ऊपर। एक है साथियों विष्णु पुराण है और एक है शतरंज, शतिका और अमर कोश।
एक नामकोश है, एक अमरकोश है और एक शतरंग शतिका है, विष्णु पुराण है और एक रस राज साथियों। इस प्रकार से आप इनको है। करपराम के हितरंगिणी एकमात्र ग्रंथ है जिसे हिंदी साहित्य की शायद पहली सच सही माना जाता है। अगला प्रश्न अपना आता है राजस्थान कॉलेज लेक्चर 2015 का प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना देव की नहीं? देव की रचना रस मंजरी, रस विलास, भवानी विलास, अष्टयाम। देखो साथियों, न्याय ये ही मेरे हिसाब से ये नहीं है, बाकी 3 रचना देव की है। कौन कौन सी? रस है, राज विलास इनकी है, अष्टयाम इनकी है और भवानी। भाव भवानी रस जाति विलास, भाव भवानी रस जाति हाँ विलास, ये भवानी विलास, भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, कुशल विलास और रस विलास, ये सब केशव की रचना है। मैंने याद कर रखा है, भाव भवानी जाति रस कुशल ये सब। हाँ, और अष्टयाम भी इनकी है, रस मंजरी ए, ये देव की रचना नहीं है बल्कि भक्तिकालीन अष्टयाम नंददास की रचना है। रस मंजरी ध्यान रखना साथियों, किसकी रचना है? ये नंददास की रचना है, नंददास की रचना। शेष तीनों रचना देव की है। देव के काव्य में भाव, देखो मैंने कहा था नहीं, एक भाव आप भवानी, फिर आपको रखना है कुशल, भाव भवानी, फिर आपको रखना है जाति भाव। देखो भाव भवानी जाति कुशल और एक रस अभी पढ़ा अपन ने, तो ये सब देव की रचना है साथियों। आगे देखिएगा, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देवशतक, सुजान विनोद एवं प्रेम तरंग। नंददास के काव्य के गान अनेकार्थ मंजरी है, अनेकार मंजरी की बात करते हैं तो मान मंजरी है, सुदामा चरित है, रस मंजरी है, रूप मंजरी है, वीर्य मंजरी है, प्रेम बारकड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचदाई, सिद्धांत पंचदाई और दशम स्कंद भाषा है, दशम स्कंद भाषा। अब देखो इसके रस मंजरी इनकी है, मंजरी या जहाँ पे मंजरी याद ध्यान रखना वो किसकी है? नंददास की है। रस मंजरी इनकी रचना है और रूप मंजरी इनकी है, वीर्य मंजरी इसकी है, एक और याद ना मान मंजरी इनकी और अनेकार्थ मंजरी इनकी है। तो आप देना जहाँ पर मंजरी लिखा हुआ है वो लगभग किसकी है? वो नंददास की रचना है। देखिए एक बार पुनः देख लीजिएगा आप, क्या है? एक तो है अनेकार्थ मंजरी है, एक मान मंजरी है, एक रस मंजरी है, एक रूप मंजरी है, एक वीर्य मंजरी है। अब क्या करना? प्रेम बाराकड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचदाई, सिद्धांत पंचदाई और दशम स्कंद भाषा साथियों, ये इनकी रचना है। अब देखें 114 प्रश्न में, ये भी राजस्थान कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2015 में प्रश्न आया हुआ है। निम्न में से कवि ग्रंथ के संबंधित कौन सा कथन गलत है? यानी ग्रंथ के संबंध में गलत कथन पूछा है तो देखिएगा, इनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वदा भिन्न है। बिल्कुल साथियों ये तो नहीं है, गलत, क्योंकि ये दरबार में रहे नहीं, ये कहाँ रहे? मथुरा में रहे, मथुरा में अपनी रचना लिखी है। वे प्रेम पीर के कवि, ये नहीं साथियों, ये प्रेम की पीर के कवि इनको नहीं है। प्रेम का पीर का कवि शायद कहा जाता है आलम को कहा जाता है, प्रेम का पीर का कवि, प्रेम का पीर और इश्क का दर्द। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग इनके द्वारा किया गया। विरोधाभास अलंकार इनका प्रिय अलंकार है। अब देखिए क्या होगा, प्रेम का पीर साथियों इनको भी कहा जा सकता है शायद अभिधा देव की है साथियों। देखिए इनका आंसर क्या होगा, 14 का हमारा आंसर देखते हैं तो इनका आंसर साथियों शी, यानी इन्हें प्रेम का पीर भी कवि कहा जाता है और विरोधाभास इनका प्रिय अलंकार था। यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति मेरे हिसाब से ये फिर किसकी है? ये आचार्य देव की है साथियों। अभिधा उत्तम काव्य लक्षणवा प्रवण इन, ये जो वाक्य आता है ना, अभिधा उत्तम काव्य लक्षणा प्रवीण इन, ये जो शब्द है ये देव के है। तो इन्हें प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अब आपको ध्यान रखना है, इन्हें प्रेम का पीर का कवि किसे कहा है? प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है साथियों? तो वह देव को कहा जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों साथियों। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। ग्रंथ से संबंधित ये कथन सत्य नहीं है, ग्रंथ तथा उनके काव्य संबंध में। अगला प्रश्न अपना आता है, अब इनके बारे में कहा है साथियों, इनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वदा भिन्न थी। ये प्रेम के पीर के कवि थे साथियों, हाँ प्रेम के पीर के कवि थे, अपन को ध्यान रखना है। विरोधाभास इनका प्रिय अलंकार था। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग विचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती है वो किसी कवि में नहीं मिलती है। ये जो सत्य कहा है साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और ये किसके विषय में कहा है?
ये घनानंद के विषय में कहा है। इनके काव्य में विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम मार्ग का ऐसा वीर पथिक तथा जवादाई का दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा नहीं, वो कभी नहीं हुआ। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो आप इनको ध्यान रखिए, ये किसी साहित्य इतिहासकार द्वारा कही हुई पंक्तियाँ साथियों जितनी भी है, तो इन सब पंक्तियों को आपको ध्यान रखना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इस बार अपन को क्या बनना है, फर्स्ट ग्रेड जिसकी तैयारी कर रहे हैं वही बनना है इस बार। रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? देखिए अपन ने रीति पढ़ा साथियों, रीति जो रीतियाँ पढ़ी, तो रीति में रीति को अपन क्या कहते हैं, पंथ कहते हैं, मार्ग कहते हैं, पथ कहते हैं, विधि कहते हैं, तरीका कहते हैं, प्रणाली कहते हैं। ये सब रीति के संबंध में गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पदरचना रीति, बिल्कुल मेरा हिसाब से ये सही है। बाकी क्या होगा वो देखा जाएगा अभी। अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्यशास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचना, सामाजिक रीति रिवाज संबंधित रचना, वेदर्भी, गोड़ी आदि रीतियों की व्याख्यात्मक रचना। क्या होगा साथियों? क्या होगा आंसर का उत्तर बताइए। गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पदरचना, अलंकार, रस, गुण 115 प्रश्न है। अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्यशास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचना, सामाजिक रीति रिवाज से संबंधित रचना है, वेदर्भी, गोड़ी आदि रीतियों की व्याख्यात्मक रचना। तो यहाँ पर ये भी सही है साथियों, ये भी सही है और ये भी सही है। अब बी गलत है, यहाँ पर क्या है, बी गलत है साथियों, ध्यान रखना। इस प्रश्न का आंसर में क्या है, बी गलत है। रीति के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द के अर्थ में अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्यशास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचना प्रयुक्त हुई है। लक्षण और उदाहरणों का प्रयोग स्वतंत्र काल रचना तथा साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचना आदिकाल रीति काल की प्रमुख उपलब्धियां है साथियों। अच्छा 16 प्रश्न देखिएगा क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है अपन से। कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2015 में ये प्रश्न आया। राजस्थान, निम्न से महाकवि बिहारी और उनके सही से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? बिल्कुल शांति से इसका उत्तर देना है। इस प्रकार के दिए एग्जाम में प्रश्न आते हैं और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या पूछ। ऐसे प्रश्न अपन जल्दबाजी में साथियों गलत कर बैठते हैं, तो शांति से देखिए। प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण की प्रमुख बड़ी विशेषता है, तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न बिल्कुल सही है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र तीनों का सुंदर समावेश सत्संग, बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है साथियों। अगला है अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धास्थ थे, यह भी बिल्कुल सही। सही में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया। शायद साथियों इस साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, ब्रजभाषा का तो प्रयोग किया गया। अब देखिए इसका आंसर की देखते हैं आंसर क्या है। तो प्रिय साथियों इनका आंसर मिलता है अपन को ए। इन्होंने आलम्बन रूप में प्रकृति का चित्रण नहीं किया है, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न आएगा, ये अपना सही आंसर होगा। आलम्बन रूप में इन्होंने प्रकृति का चित्रण नहीं किया है, यानी कि उद्दीपन और आलम्बन रूप में, यानी नायिका के रूप में इन्होंने प्रकृति का चित्रण नहीं किया, ध्यान रखना। बाकी साथियों ने सही में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, ध्यान रखना। साहित्य का मतलब होता है शुद्ध परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया। और अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धस्थ थे और ये लोक ज्ञान, काव्य शास्त्र और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सत्संग में दिखाई देता है, लेकिन इन्होंने प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण नहीं किया है। यह आपको ध्यान रखना है मेरे प्रिय साथियों, नहीं तो ये गलत जाएगा। जैसे मेरा गलत गया, मैंने इसको गलत बोल दिया, ऐसे आपका भी गलत जाएगा ये। अब देखिए इसको बात करते हैं। प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण की इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। कथन बिहारी के संबंध में सही नहीं है। महाकवि बिहारी तथा उनके सही संबंधित कथन निम्न है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सही दोहा छंद में रचित है। इनकी भाषा परिनिष्ठ साहित्यिक ब्रजभाषा, परिनिष्ठ का मतलब है वही सुधरी हुई, उत्कृष्ट। बिहारी सत्सई में लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान तीनों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है साथियों, ये भी ध्यान रखना है आपको। बिहारी लाल अनुभवों के चित्रण में सिद्धस्थ थे। बिहारी सत्सई में प्रबंध काव्य की विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। और ये चुना हुआ गुलदस्ता किसके संबंध में कहा जाता है? ये बिहारी के सत्सई के विषय में ही कहा जाता है। बिहारी सत्सई प्रबंध काव्य की विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, ये भी इनके विषय में कहा जाता है, क्योंकि ये प्रबंधात्मक रचना नहीं है। बिहारी कविता श्रृंगारिक है, पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुंच सकी है, क्योंकि साथियों इसमें मासलता का अधिक वर्णन किया गया है। मासलता का इसमें अधिक वर्णन किया। बिहारी ने ऐसे ऐसे दोहे लिखे साथियों जो
शुद्ध साहित्यिक समाज में उनको नहीं बोला जाता, इसलिए ये प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाए साथी। आगे प्रश्न अपना आता है, प्रश्न नंबर 117 है, और ये देखो कहाँ है, यूपी-पीएससी लेक्चर 2020 में आया हुआ है। इसके बाद NV सेव और TGT 2019 में प्रश्न आया हुआ है, और DSSS PGT 2018 में प्रश्न आया हुआ है। यानी कि एक ही प्रश्न इतने बार आया। क्या प्रश्नों को पढ़कर देखते हैं। लोगे लागी कवित बनावत, मोह तो मोरे कवित बनावत है। ये पंक्ति किसकी है साथियों। लोग है लागी कवित बनावत, मोह तो मेरे कवित बनावत। बहुत बेहतरीन पंक्तियाँ, अच्छी पंक्तियाँ हैं। एक प्रश्न नंबर 117 है अपना, केशवदास मतिराम निहा पर साथियों घनानंद है। क्या है इसका आंसर, क्या होगा, घनानंद होगा साथियों आंसर। देखिएगा इसकी व्याख्या और फिर देखिए साथियों, ये जो प्रश्न आया GIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 में आया, UPPSC GIC 2017 में आया, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया, राजस्थान कॉलेज लेक्चर परीक्षा एग्जाम 2014 में आया, और यूपी टेस्ट 2015 में ये प्रश्न आया है साथियों। देखिए, लोगे लागे कवित बनावत, मोह तो मेरे कवित बनावत है। ये वाक्य पंक्ति घनानंद द्वारा रचित है। शेष प्रकार इस प्रकार है। बोली ने जानी है जिनके कुल के दास, भाषा कवि वो मंद गति ते ही कुल केशव दास। नरपति नैनन कमलनी वर्ता, चितवर बासर जाई, हृदय कमल में हरि ले, कमल मुखी कमल लाही। ताही, ये मतिराम की है। ताही छिन्न उड्डराज, उदित रस राज सहायक, कुमकुम मंडित बदन, प्रिया जनु नागरी नायक। ये नंददास की है साथियों। अगला प्रश्न अपना 118 क्या पूछता है, ध्यान से देखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदी जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा है। कई बार साथियों मैंने अभी अपना इसमें 118 प्रश्न चल रहा है, 108 प्रश्न अपन 18 प्रश्न अपन हल कर ले, जिसमें से साथियों मेरा मानना है कि 8 प्रश्न इसी प्रकार के थे कि हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि किसे कहा। तो साथियों यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, भूषण अपना सही आंसर होगा। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में कवि भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा है। भूषण की रचना शिव राजभूषण है, शिव अभावनी और छत्रसाल दशक है साथियों। अगला प्रश्न अपना आता है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, 119वां प्रश्न है। इनको मिलाना है अपना। निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों और उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से उत्तर चयन कीजिए। लक्षण ग्रंथ रचनाकार है भाषा भूषण, ललित लाम, काव्य, जगत विनोद। तो देखिए भाषा भूषण साथियों किसका है। पहले बात तो भाषा भूषण है जसवंत सिंह का, बीकानेर का राजा जसवंत सिंह का, जो अलंकार संबंध है। ललित ललाम प्रिय विद्यार्थियों मतीराम का है। काव्य निर्णय आ रहा, मैंने कहा था जहाँ पर निर्णय आए ने में अमात्र लगे वो भिखारी दास का है। तो ये किसका है, अब क्या बचा, जगत विनोद, ये पद्माकर का है। भाषा भूषण किसका है, जसवंत सिंह का है, ध्यान रखना, भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। ललित ललाम मतीराम का है। काव्य निर्णय, जहाँ पर आपको निर्णय देगा वहाँ भिखारी चुनना है, तो ये भिखारी दास का है। और जगत विनोद किसका है, पद्माकर का है प्रिय साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सब लिखा है अपन पढ़ लिया है। 20वां प्रश्न है, ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समक्ष है और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने ये किस कवि के विषय में कहा है, बेनी प्रवीण बोधा ग्वाल अथवा भूषण के विषय में। 120वां प्रश्न का आंसर देना साथियों। तो यहाँ बेनी प्रवीण है साथियों, इसका सही आंसर क्या है, बेनी प्रवीण इसका सही आंसर है। ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समक्ष है और कभी कभी तो भाषा और भाव के माधुर्य से पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह बेनी प्रवीण कवि के लिए कहा है। बेनी प्रवीण की प्रमुख रचना कृतियाँ हैं श्रृंगार भूषण है, नवरस तथा नाना राव प्रकाश है। इन्होंने नाना राव प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ कवि प्रिय तरंग के ढंग से लिखा है मेरे प्रिय साथियों। अगला प्रश्न अपना 121वां प्रश्न है, क्या पूछता है। ये प्रश्न अपना आया है पहली बार GDC प्रवक्ता परीक्षा 2017 में आया और UP TGT 2004 में यह प्रश्न आया। और पूछता क्या है, पूछने की बात करते हैं। इनकी सी विशुद्ध सरल और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में। अब देखिए मेरे प्रिय साथियों, यहाँ पर साथियों देव को तो मेरे हिसाब से इनको वियोग नहीं हुआ, पद्माकर को भी वियोग नहीं हुआ, तो दो तो नहीं है।
अब यहाँ देखिए घनानंद ने भी वियोग से संबंधित रचना लिखी है और आलम ने भी वियोग से संबंधित रचना लिखी है, लेकिन साथियों मेरा तो मानना है यहाँ पर आएगा तो क्या आएगा, 121 की हम बात कर रहे हैं, इसमें मेरा हिसाब से तो सी आएगा साथियों। क्यों वियोग किसको हुआ था, अधिक जो वियोग हुआ था घनानंद को ही हुआ था। क्यों, क्योंकि घनानंद से इनकी जो प्रिय थी सुजान वो इनको साथ नहीं गई और ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार को छोड़कर कहाँ मथुरा में चले गए और निम्बार संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे मेरे प्रिय साथियों। ये इनकी विशुद्ध, इसको आचार्य शुक्ल ये कथन घनानंद के विषय का मैंने आपको बता ही दिया है। तो देव माने जाते हैं रसवादी, अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी। देव क्या माने जाते हैं साथियों, देव तो माने जाते हैं शायद किसवादी माने, 22वां प्रश्न है, 122वां प्रश्न है साथियों। तो देव माने जाते हैं साथियों रसवादी आचार्य माने जाते हैं। ध्यान रखना, देव अलंकारवादी या रीतिवादी या वक्रोक्तिवादी नहीं माने जाते। बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों, देव के विषय में ये प्रश्न पूछा है। देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। इनका वास्तविक ग्रंथ है, वास्तविक नाम है देवदत्त। साथियों इसका कक्षा 10वीं किताब इनका वास्तविक नाम दे रखा है देवदत्त द्विवेदी, इनका वास्तविक नाम दे रखा है साथियों देवदत्त द्विवेदी। तो आपको देवदत्त द्विवेदी याद रखा है। इटावा निवासी थे, इनके कुल 72 ग्रंथ है, इनके प्रमुख ग्रंथ है। देखिए अपन ने क्या मैंने पढ़ाया था, देखा था आगे, भाव भवानी जाति कुशल रस, तो ये भाव और ये भवानी और इधर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, इधर मिल नहीं रहा, ये जाति मिला साथियों और ये मिला कुशल मिला और एक और है साथियों रस, ऐसे इनको याद करना है। ये देखा साथियों रस रहा। तो भाव विलास, भवन विलास, अष्टायाम, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, शिवाष्टक, आत्मदर्शन, 25सी, असलिखित ग्रंथ, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास और देवचरित और देवमाया प्रपंच साथी इनकी प्रमुख रचना है। अगला आता है अपना बिहारी को किस श्रेणी के रीतिकाल के कवियों, बिहारी को तो हम रीति सिद्ध में रखेंगे साथियों, किस में रखेंगे, सी सही है कि बिहारी को किस में रखेंगे, तो रीति सिद्ध में रखेंगे साथियों। यानी कि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, लेकिन लक्षण ग्रंथों के उनके ग्रंथों में क्या मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं या लक्षण मिलते हैं। बिहारी को ऋषि सिद्ध कवि के श्रेणियों में माना जाता है। बिहारी का जन्म 1595 में बसवा गोविंदपुर ग्वालियर के मध्य प्रदेश में। बिहारी के पिता का नाम, बिहारी के पिता राजदरबार में रहे और बिहारी की लोकप्रियता कारण का मुक्तक काव्य है। जॉर्ज ग्रिसन ने मुक्तक काव्य की प्रशंसा में कहा है कि भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में भी प्रपुष्टन हुआ तो उनके मुक्तक काव्य में ही हुआ है प्रिय साथियों। अगला प्रश्न 124वां है। देखिए GDG प्रवक्ता परीक्षा 2017 में आया है। निम्नलिखित रचना और रचनाकारों में से सही बताइए। कर्णाभरण याकूब खान, रत्नाजारा कुलपति, भाषाभूषण रतन सिंह। सही है भाषाभूषण, सही पूछ रहा है तो मेरे साथी प्रिय साथियों ये भाषाभूषण ही देना है। अपना भाषाभूषण याद है क्योंकि ये भाषाभूषण किसका है, मतीराम का। कहाँ, बीकानेर का राजा थे मतीराम। हाँ मतीराम नहीं, ये जसवंत सिंह कहाँ के थे, बीकानेर का राजा थे जसवंत सिंह। और ध्यान रखना प्रिय साथियों ये भाषाभूषण है, ये कौन सा ग्रंथ है, ये अलंकार संबंधी ग्रंथ है। और बाकी इन 3 से अपने कोई मतलब नहीं, अपना आंसर निकल गया भाषाभूषण साथियों। देखिएगा अब नया सही विकल्प कर्णाभरण साथियों कर्णेश का है, रत्नाजारा रसनिधि का है, रस रहस्य कुलपति का है, रसभूषण याकूब का है और ललित लाम किसका है, मतीराम का है साथियों। आगे 125वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के लिए कथन किसका है, विश्वनाथ प्रसाद का हो सकता है। मेरे हिसाब से तो 125वां प्रश्न है साथियों, आपके हिसाब से क्या होगा। इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के संबंध में कथन किसका है, तो प्रिय साथियों ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, यानी कि बी अपना सही आंसर है। अब देखते हैं इसकी क्या लिख रखा। ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में प्रश्न आया हुआ। देखिए यहाँ पर इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के लिए कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प में दिए गए विद्वानों द्वारा रीतिकाल के नामकरण में ये देखो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा तो मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। जॉर्ज ग्रिसन ने इसे रीति काव्य कहा है तो विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल कहा है। क्या कहा है, श्रृंगार काल कहा है। आपको ध्यान रखना है, रीतिकाल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने,
रीति काव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अलंकृत काल का है मिश्र बंधु ने, और श्रृंगार काल का है विश्वनाथ ने। एक और नाम आता है साथ ही इसमें रीति श्रृंगार काल, शायद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है रीति श्रृंगार काल। 126वां, पर कारज दे को धार फिरो परजन्य, जथा रथ हवे धार सो, निधि नीर शुद्ध के समान करो, सभी ही विधि सुंदरता सरसों, घनानंद जीवनदायक हो कबो मेरी वो पीर ये परसों। उपयुक्त पंक्तियाँ किससे संबंधित है? समुद्र से, बादल से, गंगा से, सुजान से, कृष्ण से। पर काज दे को धार फिरो परजन्य, जथा रथ हवे धार सो, नीर निधि शुद्ध के समान करो, नीर निधि शुद्ध के समान करो, सभी विधि सुंदरता सरसों, गणानंद जीवनदायक हो कभियो मेरबो पीर हियो परसों। ये किससे? मेरे हिसाब से कृष्ण को संबंधित होगी साथियों, क्योंकि गणानंद ने प्रतीक के रूप में किससे? कृष्ण को ही साथियों क्या किया? याद किया। बाकी देखते हैं इसका आंसर का 126वां प्रश्न है। तो यहाँ परजन्य, परजन्य का अर्थ यहाँ बादल भी होता है साथियों शायद, तो ये बादल को भी संबंधित हो सकता है, लेकिन इसका आंसर को देखते हैं प्रिय साथियों, बी, यानी कि बादल को संबोधित है, बादल को संबोधित है। देखिए, पर काच देह को धरियो पिरो परजन्य पीर हियो परसो। उपयुक्त पंक्तियाँ बादल को संबोधित है। इन पंक्तियों का रचयिता घनानंद है। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि है। घनानंद की प्रमुख रचना निम्नलिखित है। एक सुजान सागर है साथियों, सुजान सागर। फेर गया था वो प्रश्न, फेर गया वो हाँ 126वां प्रश्न है अपना, 126वां प्रश्न है। ये 126वां प्रश्न है। हाँ, घनानंद की अपन पढ़ते हैं रचना कौन कौन सी। तो एक तो सुजान सागर है, इश्कलता, वीर लीला, योग वेली, कोकसार, कृपा कंड, कोकसार कृपा कंद नहीं कृपा कंड है साथियों। रस केलीवली, यमुना एश इनकी प्रमुख रचना है। इनकी वीर लीला ब्रजभाषा में, किंतु इसमें पारसी छंद का प्रयोग है। वीर लीला किसमें? ब्रजभाषा में, किंतु इसमें पारसी छंद का प्रयोग है। देखो, याद करने का तरीका ऐसे है कि सुजान सागर, इश्कलता, वीर लीला, वियोग केली, कोकसार, कृपाकांड, रस केलीवली, यमुना यश, इनको ऐसे रटिए साथियों, ऐसे याद करिए कि ये आपको नींद में भी याद आ जाए। अब देखिए अगला जो प्रश्न आता है, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि है। ये DSSS PGT 2018 में प्रश्न पूछा है, KVN PGT 2014 में प्रश्न पूछा है, तो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में भी ये प्रश्न पूछा गया। देखिए कौन होगा? केशव, मतीराम, पद्माकर और भूषण देव। तो साथियों यहाँ वीर रस में जो कविता लिखने वाले थे रीतिकाल में, वो एक तो भूषण थे। तो यहाँ आंसर क्या होगा अपना? भूषण होगा। भूषण, सुदन लाल, और एक और आता है द्विज देव। द्विज देव, देव अलग है साथियों, देव अलग है, द्विज देव अलग है। तो भूषण, सुदन, लाल को ध्यान रखिए। भूषण, सुदन और लाल तो याद रखिए। एक द्विजदेव और भी आपके पास लिखा है होगा, जहाँ पर भी आपने कोचिंग करी, तो द्विजदेव मेरे हिसाब से द्विजदेव और होगा। ऐसे याद रखिए। भूषण में, यानी कि रीतिकाल में वीर से संबंधित काव्य लिखने वाले 4 कवि थे, भूषण, सुदन, लाल और द्विजदेव। यह प्रश्न बहुत बार आया है। अब देखिए, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने की सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि भूषण को मिली है। ये शिवाजी और छत्रसाल के आश्रम में रहते थे, और भूषण वीररस के कवि, चित्रकूट के का राजा था सोलंकी राजा रुद्र, जिन्हें इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। इनका मूल नाम शायद घनश्याम, ऐसे कुछ मूल नाम कुछ अलग था साथियों। चिंतामणि का था शायद मूल नाम, ऐसे इनका मूल नाम अलग था, लेकिन इनको कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा सोलंकी रुद्र ने इनको उपाधि दी थी प्रिय साथियों। आगे ये देखो, इन्हें लिखा हुआ भूषण इनकी उपाधि है। इनकी रचना शिवाभूषण है। शिवा बावनी छत्रसाल दस है। मतीराम की प्रमुख रचना अपन ने पहले देखी, फिर देखे फूल मंजरी है, रसराज है, ललित राम है, सत्सई, अलंकार पंचशिका आदि। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर, विरदावली, पद्मावरण, जगत विनोद, प्रबोध, 50 और आदि रचना लिखी है। देव की प्रमुख भाव, भवानी, जाति, कुशल, विशाल, विलास, रस और प्रेमचंद्रिका, देवशतक, सुजान विनोद आदि इनकी रचना है। प्रश्न नंबर 128 है, कौन से
रीतिकालीन कवि आपस में भाई भाई जो भाई मति भूषण, चिंतामणि भूषण और मतीराम, ये शायद भाई भाई थे साथियों। ये 4 भाई थे, यहाँ 3 ही दे रखे हैं, यानी कि ये है साथियों। ये है कौन कौन, ये भूषण, चिंतामणि और पद्माकर, 3 ही 4 भाई थे साथियों। यहाँ 3 के नाम दे रखे। अब चौथा कौन है, यहाँ वैक्यूम देखिए, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में प्रश्न आया है। देखो शायद मिलेगा तो यहाँ पढ़ते हैं अपन। चिंतामणि भूषण और मतीराम कभी आपस में भाई थे, सी सही है हैं? चिंतामणि है तो डी होना चाहिए हिसाब से, तो इसने दिया हो साहब, आंसर इसने सीधे रहेगा चिंतामणि भूषण, चिंतामणि और पद्माकर। ये मतीराम ही होगा साथियों, डी सही होगा, इसने गलत रखा, मेरे हिसाब से यही सही है। चिंतामणि भूषण मतीराम आपस में कवि भाई भाई माने जाते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर भूषण, मतीराम और जटाशंकर त्रिपाठी थे। अब देखो यहाँ पर चिंतामणि एक तो ये, एक भूषण, एक मतीराम और जटाशंकर, ये 4 भाई थे, हो गया ना 4 भाई, मैं कहा था 4 भाई थे। चिंतामणि भूषण, मतीराम और जटाशंकर, ये 4 भाई थे। ये सभी रीतिकालीन कवि है। इनकी प्रमुख रचना है चिंतामणि की तो क्या है, रस विलास, छंद विचार पिंगल है, और श्रृंगार मंजरी है, कवि कुल कल्पतरु है, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश और कवित्व विचार इनकी प्रमुख रचना है। इसी प्रकार कवि भूषण की देखते तो भूषण की रचना है शिवराज भूषण है, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक इनकी प्रमुख रचना है। मतीराम की फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई और अलंकार, पंचशिका, व्रत कौमुदी, लक्षण ग्रंथ और साहित्य सार इनकी प्रमुख रचना है। अगले आती है अपनी साथियों 129वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? कवि कुल कंठाभरण, ये बिल्कुल साथियों दूल्हे की सही रचना है। रस सारांश मेरे हिसाब से रस सागर और रस रहस्य, देखो रस रहस्य, रस सारांश, ये साथियों यहाँ में गड़बड़ हो जाते हैं। अब इनको याद करेंगे, लेकिन 129 में क्या आंसर होगा? 129 में गलत है साथियों, ये रस रहस्य, ये कुलपति मिश्र का गलत है। बाकी आलम का श्रृंगार सागर सही है, भिखारी का श्रृंगार सार सही है। कवि कुल कंठाभरण, अब देखें ना, कवि कुल दूल्हा है, दूल्हे के कंठ में क्या रहता है? माला रहती है, तो याद रखना। कवि एक और कवि कुल कल्पतरु, ये चिंतामणि की रचना है, कवि कुल कल्पतरु, ये नहीं लिखा हुआ चिंतामणि की, देखो यहाँ पढ़ेंगे अपन, कवि कुल कल्पतरु, ये कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि की है। और एक रचना थी कवि कुल कंठाभरण, ये दूल्हे की है, तो दूल्हे के गले में क्या रहती है? माला रहती है, तो यहाँ कंठ याद रखना, दूल्हे के कंठ में माला रहती है, तो जहाँ पर कंठ आता है वहाँ दूल्हा याद रखना। अब देखिए इसकी श्रृंगार सार आलम की है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है, इसका सही उच्चारण इसका। श्रृंगार सार किसकी है? सागर किसकी है साथियों? ये मोहनलाल मिश्र की है। कवि कुल कंठाभरण दूल्हे की है, रस सारांश भिखारी दास की है, और रस रहस्य कुलपति मिश्र की है, और माधवानल काम कंदला ये आलम की है साथियों। कहाँ? और इसे पढ़ते हैं हम कहाँ? इसे पढ़ते हैं हम रीतिकाल में, माधव काम कंदला को। 130वां प्रश्न आया है, निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है? रीतिमुक्त काव्यधारा, रीतिमुक्त में पूछा है साथियों, घना, बोद्दा, आलम, ठाकुर। घना, देख याद रखना, घना, बोद्दा, आलम और ठाकुर, ये 4 कवि मैंने आपको बताया। घना, बोद्दा, आलम, ठाकुर, ये 4 कवि ये किसके? ये रीतिमुक्त काव्यधारा के हैं। और भिखारी दास साथियों ये रीतिमुक्त काव्यधारा का नहीं है, रीतिमुक्त ये आते हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। कौन? भिखारी दास। देखिएगा, भिखारी दास रीतिमुक्त काव्यधारा कवि नहीं है, बल्कि ये रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। इनकी प्रमुख रचना में क्या आता है? निर्णय आएगा भिखारी की रचना में, ध्यान रखना। नामकोश, अमरकोश, ध्यान रखना। एक तो ये इनका क्या है? नामकोश, और एक और होगा अमरकोश होगा, दे रखा होगा, देने रखा साथियों। अमरकोश भी इनकी रचना है। नामकोश और रस सारांश 1932। फिर छंद आणवा, ये नए है, नए ने रे लगा हुआ। नया काव्य निर्णय है, नए है और नए ने रे लगा हुआ। और एक काव्य निर्णय, एक और श्रृंगार निर्णय भी साथियों उनकी रचना है। और ठाकुर, बोद्दा, घना, आलम और ये रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि। ये अपना अंतिम प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कवि कुल कल्पतरु साथियों अभी पढ़ा है, चिंतामणि की। कहाँ पर है चिंतामणि भाई साहब? ये यहाँ है। ललित ललाम मतीराम की, कहाँ भाई साहब मतीराम? ये यहाँ पर है। शिवा बावनी भूषण की है साथियों, तो काव्य निर्णय किसकी है? भिखारी दास की है।
पहले बात, कवि कुल कल्पतरु साथियों चिंतामणि की, ये चिंतामणि। कवि कुल तरु किसकी है? चिंतामणि की है भाई साहब, ये चिंतामणि। ललित राम मतीराम की है भाई साहब, ये मतीराम। और शिवा बावनी किसकी है साथियों? ये भूषण की है भाई साहब, ये भूषण। और कावड़ी ने किसकी है? भिखारीदास की भाई साहब, ये भिखारी। इस प्रकार से आप आज अपने कितने ये 31 क्वेश्चन हल किए साथियों। कल फिर 31 क्वेश्चन इसी प्रकार से मैं लेकर आऊँगा। आप क्लास को शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करके बताकर जाइएगा कि आप क्लास कैसी लगी, और लाइक ज़रूर करिएगा साथियों, और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बेहतरीन रूप से मिलेंगे साथियों, अच्छे मिलेंगे। आप बेहतरीन रूप से पढ़ाई करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम प्रिय साथियों। कल फिर मिलते हैं। राम राम प्रिय साथियों।